lecture 6 of HRM lecture series. Today we are starting with human resource planning, and in this lecture we will learn the meaning, the objectives and importance of human resource planning, and also the types of human resource planning. So let's start with this. Human resource planning. Human resource planning is a process where management ensures the right number and right kind of people at the right place at the right time, doing the right things for achievement of organizational goals. Now, from this meaning of human resource planning, we understand that this is a process. And whenever we say that something is a process, that means there are various stages involved in completing the whole task, right? Here, first of all, human resource manager has to find out how many workers are needed, what kind of workers are needed, and where these workers are needed, and at what time, and what are they supposed to do, so that ultimately the organizational goals are achieved. Okay, so this is the meaning of human resource planning. Now let us proceed towards the objectives. Now from this meaning itself we can derive the objectives of human resource planning. Let us see the first objective of human resource planning. First of all, human resource planning helps in stock taking of current human resources or the existing human resources. So whenever human resource manager starts planning to say get workers for a particular job, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग वर्कर्स कितने हैं, right? Then the second objective of human resource planning is that the idea is to ensure the optimum or the best or the most efficient use of existing human resources. कि जो human resource हमारे पास already available हैं उनको हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करें, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें और ये इंश्योर करें कि जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं. दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. देन द थर्ड, नाउ व्हाट इज हैपनिंग बाय fulfilling these two objectives? There will be reduction in imbalance in distribution and allocation of human resource among departments and divisions. Mind you, किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और कई डिविजन्स हो सकती हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में कुछ पर्टिकुलर टाइप के वर्कफोर्स की जरूरत है, ठीक है, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली किसी और डिपार्टमेंट में उसी पर्टिकुलर टाइप के वर्कर्स ज्यादा हैं, मोर देन रिक्वायर्ड है, उनका नंबर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है. नाउ व्हेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टेक्स स्टॉक ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, तो उसे पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह के वर्कर्स कितने हैं और उस डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर तरह के वर्कर्स की कितनी जरूरत है. और यहां से अगर कोई इम्बैलेंस है यानी किसी डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर तरह के वर्कर्स ज्यादा अवेलेबल हैं जबकि किसी और डिपार्टमेंट में कम अवेलेबल हैं, तो जितनी नीड है उससे ज्यादा अवेलेबल हैं, तो रीएलोकेशन हो सकता है. उस डिपार्टमेंट से वर्कर्स को जहां पर उनकी जरूरत कम है उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा सकता है जहां उनकी जरूरत ज्यादा है, ठीक है. और इसका मतलब हुआ कि हमने उस इम्बैलेंस को खत्म कर दिया जो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में था. एक में जरूरत से ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल थे और दूसरे में जरूरत से कम, तो जहां ज्यादा थे वहां से शिफ्ट कर दिया गया, रीएलोकेट कर दिया गया वर्कर्स को वहां पर जहां उनकी जरूरत थी, ठीक है. तो ये तो डिपार्टमेंट्स में है, इसी तरह डिफरेंट डिविजन्स में भी ऐसा हो सकता है. और जब ये किया जा रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, इम्बैलेंस खत्म हो रहा है और इम्बैलेंस खत्म होके वर्कर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी एग्जिस्टिंग वर्कर्स का, हमने नए वर्कर्स हायर नहीं किए,
ना हमने किसी को नौकरी से निकाला, नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि जिस डिपार्टमेंट में वर्कर्स ज्यादा हैं, जितनी नीड है उससे ज्यादा है, तो हम उन्हें नौकरी से हटाएं, रिट्रेंच करें, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट भी मिला हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर उसी तरह के वर्कर्स की जरूरत है, तो रीएलोकेशन हो गया, इम्बैलेंस खत्म हो गया और वर्कर्स जो एग्जिस्टिंग है उनका ऑप्टिमम यूज हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? बाय स्टॉक टेकिंग। कैलकुलेशन की गई, एक्चुअली चेक किया गया कि कितने वर्कर्स, किस तरह के वर्कर्स किस डिपार्टमेंट में हैं और कितनों की जरूरत है। तो ये था स्टॉक टेकिंग, जिसकी वजह से ऑप्टिमम यूज पॉसिबल हो पाया और इम्बैलेंस को खत्म किया जा सका बाय रीएलोकेटिंग the existing human resource in the organization. Next objective of human resource planning is assessing and forecasting future skill required. देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे के लिए प्लान हो रहा है। और प्लानिंग, अभी तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और प्लानिंग तो होती ही आगे के लिए, फॉर फ्यूचर ही हो रही होती है। तो यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वाइल डूइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या कर रहे हैं? दे आर असेसिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर स्किल नीड्स, यानी आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में हमें किस तरह के स्किल वाले वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हम असेस कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और फोरकास्ट कर रहे हैं। फोरकास्ट तो आपको पता है फ्यूचर के लिए किया जाता है, आने वाले टाइम के लिए, राइट? तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी की जाती है ताकि हम असेस कर सकें और फोरकास्ट कर सकें कि आने वाले टाइम में किस स्किल वाले वर्कर्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट objective is ensuring flow of required human resources in the future. अब जरा इस फ्लो को समझ लेते हैं। फ्लो से क्या मतलब है? फ्यूचर तो हमें समझ आ गया कि सिंस वी आर प्लानिंग सो वी आर डूइंग इट फॉर द फ्यूचर। हम जब ये कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन एंश्योर कि फ्यूचर में जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है उनका फ्लो कैसा रहेगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, सिंस वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में या तो रिटायर हो जाएंगे या तो वो मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और जॉब पर चले जाएंगे, और ये भी हमें असेसमेंट करनी है आज ही की डेट में। या फिर सिंस वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स तो डेथ भी हो सकती है। यानी देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो फ्यूचर में हमारे साथ ना हो। साथ साथ जो वर्कर्स हमें चाहिए होंगे, एक तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स नहीं हो, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो फ्यूचर स्किल्स हमें चाहिए होंगी, हो सकता है उन स्किल्स वाले वर्कर्स हमारे पास ना हो। यानी हो सकता है एग्जिस्टिंग तो है लेकिन उनको वो स्किल्स नहीं आते हैं। यानी we will be needing a different set of human resource in future so that they are able to perform the skills that are required in future. एक तो ये हुआ, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्लो। अब फ्लो कैसे कैसे हो रहा है कि जो नए आ रहे हैं वो कब तक हमारे पास रहेंगे और कैसे हमारे पास मेंटेन रहेंगे, यानी कब हमें फिर से और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो कब हमारे साथ नहीं होंगे। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो वर्कर्स रिटायर होते हैं, वर्कर्स मूव ऑन करते हैं या वर्कर्स की डेथ हो जाती है। तो ये सारा हम एंटिसिपेट करके चलते हैं कि फ्यूचर में हमें किस तरह के फ्लो की जरूरत पड़ेगी, और ये हम आज की डेट में कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेकिंग द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्लान तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें किस स्किल सेट के वर्कर्स की कब जरूरत पड़ने वाली है। साथ साथ हम एक चीज का और ध्यान रख रहे हैं कि वो जो वर्कर्स हम तब हायर करेंगे उनकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या होगी, यानी वो हमें कितने महंगे पड़ेंगे या कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए आगे आने वाले 3 साल में हमें कुछ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम अगर हम उन वर्कर्स को हायर करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वो शायद काफी महंगे हमें मिलेंगे। दूसरा एक और तरीका है कि अगर हम कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको हम आज हायर कर लें, और आपको पता है जब हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं तो वो कंपैरेटिवली
कम सैलरी पर हमारे पास काम करने आ जाते हैं और उन्हें अपने तरीके से अपने जॉब की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेनिंग दे दें, स्किल प्रोवाइड करा दें और आगे आने वाले 3 साल तक वो हमारे लिए बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो जाएं जिस तरीके से हमें उनकी जरूरत है एंड कंपैरेटिवली दे विल बी लेस कॉस्टली देन if we hire the trained workers at that point of time. यानी 3 साल बाद जब हम वर्कर्स को हायर करेंगे और वो ट्रेंड वर्कर्स को हम हायर करेंगे, एक्सपीरियंस वर्कर्स को हायर करेंगे, तो वो हमें महंगे मिलेंगे, उनको हमें हायर सैलरीज पर रखना पड़ेगा। जबकि आज की डेट में अगर हम 3 साल आगे की प्लानिंग करें और फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने पास ले लें तो उन्हें हम ट्रेन भी करते रहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वो कम सैलरी पर हमारे साथ काम करेंगे, राइट? सो चेकिंग द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग डेटा फॉर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब ये देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये काम कर रहा है कि जितने एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनके स्किल सेट का लिस्ट बना रहा है, उनके एक्सपीरियंस का लिस्ट बना रहा है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है और इवेलुएट कर रहा है, अप्रेज कर रहा है। तो पर्पस क्या है कि वो हायर मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को ये बता पाए कि आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स किन वर्कर्स का ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा एलोकेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, रीएलोकेशन फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर, तो किन का ट्रांसफर होना है। और एक चीज जो हम बाद में भी जब जॉब चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि ट्रांसफर अगर किया जाता है किसी भी वर्कर का और उसी लेवल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल वो एक डिपार्टमेंट में से फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट हमें सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बट इफ वी ट्रांसफर हिम और हर एज एग्जीक्यूटिव ओनली, द पर्सन विल नॉट बी हैप्पी। देयर मस्ट बी से प्रॉब्लम इन दिस ट्रांसफर इन द सेंस कि वर्कर को लगेगा कि क्यों, बिकॉज नो वन लाइक्स चेंज। ये तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स के साथ एक ये टेंडेंसी है, आपको भी कभी कोई चेंज के लिए कहा जाता है या मुझे भी कहा जाता है तो वी नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो ट्रांसफर जब किया जाता है तो इट इज अ मेजर थिंग कि आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से दूसरे में जा रहे हैं, आपके कलीग्स चेंज हो रहे हैं, आपका वर्क एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आपका वर्क स्टेशन चेंज हो रहा है, तो दीज आर सो मेनी थिंग्स। और ये नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं कि ना हो, हम जैसे हैं वैसे ही काम करते रहें। लेकिन हम ट्रांसफर कब पसंद करते हैं? व्हेन इट इज कंबाइंड विद प्रमोशन। जब किसी एग्जीक्यूटिव को फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और उसका डेजिग्नेशन हो रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव, so that person will be more than happy to be transferred। और ये मतलब both these go together, transfer and promotion। और अगर सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है एट द सेम डेजिग्नेशन एट द सेम लेवल तो ये माना जाता है कि हमें पनिशमेंट दी जा रही है। तो ट्रांसफर विद प्रमोशन बिकम्स पॉजिटिव say motivation for the worker। Now this data is provided with the help of human resource planning, क्योंकि human resource planning में हमने यही सब तो एनालाइज किया कि अभी हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स क्या हैं, उनके स्किल सेट्स क्या हैं और कहाँ पर कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और ये यहीं से निकल रही है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसी पर बेस्ड है कि देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट घट रही है, वर्कर्स पर होने वाला खर्चा घट रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज असेसिंग द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जब हम ये काम कर रहे हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले स्टॉक टेकिंग किया था ह्यूमन रिसोर्स का। तो जब हम स्टॉक टेकिंग करते हैं तभी हमें इम्बैलेंसेस पता चल जाते हैं कि या तो शॉर्टेज है या तो सरप्लस है, और ये हमने असेस किया और इसके साथ साथ हमने इस इम्बैलेंस को खत्म किया। जहां पर शॉर्टेज है वहां पर कहां से वर्कर ले आए? जहां पर सरप्लस है, ठीक है। तो इनफैक्ट लेबर कॉस्ट घट गई, क्योंकि एक जगह कुछ लोग नौकरी पर थे, काम पर थे, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे वर इन सरप्लस। दूसरी जगह कम थे और अगर हम फ्रेश वर्कर्स हायर करते तो हमें
उन्हें और वेजेस या सैलरीज देनी पड़ती। तो क्या किया गया, रीएलोकेशन किया, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट घट गई। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दैट इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड लेबर कॉस्ट। ओके, सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर प्लानिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हमने पहले भी एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में बात की है और मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। उनके लिए भी ट्रेनिंग के कोर्सेज रन किए जाते हैं और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी जब हमने स्टॉक टेकिंग की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की और उसके बाद हमने ये पता लगाया कि स्किल्स कैसे चाहिए होंगे, तो क्या किया जाए कि वो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स हैं, दोज हु आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस, उनके लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन करें, सो दैट देयर स्किल्स एंड देयर नॉलेज इज अपग्रेडेड और वो उस पर्टिकुलर काम के लिए तैयार हो जाएं जो फ्यूचर में हमें उनसे करवाने होंगे। तो ये प्लानिंग का बेस, इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्लान करने का बेस भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट आइडेंटिफाइज द गैप्स इन स्किल्स ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सोनेल in order to arrange corrective training। अच्छा, अब एक तो मैंने कहा कि हम उन्हें नई चीजें सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि करेक्टिव ट्रेनिंग देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक तो होता है लर्न एंड रीलर्न, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि पुरानी चीजें, सपोज जो काम वो पहले करते थे, जो चीजें उन्होंने पहले सीखी हुई थी, वो आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट तो आप समझते हैं कि पुरानी हो गई, वो आजकल अब यूज नहीं होती हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि उनके स्किल सेट को, जो पहले उन्हें आता था, उसे अनलर्न कराने की जरूरत है, कि पहले आप उसे भूलिए और उसके बाद रीलर्न कराने की जरूरत है कि नई चीजें सीखिए। ठीक है, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। बार बार मैं इस चीज पर एम्फेसाइज करती हूँ कि हम क्योंकि ह्यूमन बींग्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें यही देखना है। ये कोई टूल नहीं है कि पुराना हो गया उसको हम हटाएं और नया टूल ले आए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उन्हें ही हमें पहले अनलर्न कराना है जो उन्हें आता था, और उन्हें अब रीलर्न करानी है नई चीजें जो हम चाहते हैं कि उन्हें अब आए, जिसको वो यूज करेंगे। ठीक है, और कभी कभी करेक्टिव ट्रेनिंग देनी पड़ती है। करेक्टिव का मतलब कि जो काम वो अभी तक कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, सपोज दैट वाज नॉट राइट, मान लीजिए वो तरीका ही गलत था, तो अब हम उन्हें करेक्टिव ट्रेनिंग दें। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पर्सोनल हैं उनको क्या आता है और क्या गैप्स हैं, ये कैसे पता चल रहा है? थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ये भी हो गई कि वी कैन फाइंड आउट द गैप्स and then we can arrange corrective training. Okay, and the last importance is it helps with succession planning। अब succession क्या होता है ये समझने की जरूरत है। सक्सेशन का मतलब होता है कि जब हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, सपोज दे रिटायर, तो अब उनकी जगह कौन लेगा? तो उनकी जगह लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं जो जूनियर लेवल पर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को, ताकि जब सीनियर्स रिटायर हों तो वो उनको रिप्लेस कर सकें। तो इट हेल्प्स विद सक्सेशन प्लानिंग ऑल्सो। नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी what are the various types of human resource planning। human resource planning is broadly of two types। एक है quantitative dimension इसकी और एक है qualitative dimension। नाम से समझ आ रहा है, जब हम quantity की बात करेंगे कि कितने वर्कर्स चाहिए, तब क्वांटिटेटिव डायमेंशन नंबर की बात हो गई, और क्वालिटेटिव का मतलब किस तरह के वर्कर्स चाहिए, कैसे वर्कर्स चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए ये दो तरह की प्लानिंग हो रही है, क्वांटिटेटिव एंड qualitative। Now in this quantitative dimension again there are various stages। ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर, नाम से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि डिमांड को फोरकास्ट करना, फ्यूचर में कितने वर्कर्स की डिमांड होगी ये देखना, डिमांड फोरकास्टिंग। और इसके भी फर्दर और टाइप्स हैं जिनको अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टाइप्स के बारे में, तो इनके बारे में बात करेंगे। ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। एक और डायमेंशन है
क्वांटिटेटिव डायमेंशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, वो है इन हाउस सप्लाई एनालिसिस। नाम से समझ आ रहा है, एक बार हमने डिमांड की बात की और दूसरी बार अब हम सप्लाई एनालाइज कर रहे हैं, इन हाउस सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज गैप एनालिसिस। अब जब डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करेंगे तो गैप फाइंड आउट करेंगे। एंड देन लास्ट इज बैलेंसिंग मैन पावर डिमांड एंड सप्लाई। इम्बैलेंस था, देयर वाज अ गैप, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो वो गैप ढूंढा गया और अब उस गैप को दूर करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज द क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सिमिलरली वी हैव अनदर काइंड ऑफ से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड दैट इज क्वालिटेटिव डायमेंशन। इसमें हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। मैंने आपको ब्रीफली पहले भी बताया था कि जॉब एनालिसिस का मतलब है काम क्या होना है। काम के बारे में जब हम बात करें, यहाँ हम वर्कर्स के बारे में बात करें, यहाँ हम काम के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो जॉब स्पेसिफाई करना, जॉब को डिफाइन करना और जॉब डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट नॉट मिस दैट लेक्चर। सो टुडे वी आर finishing with the meaning, importance, objectives and types of human resource planning.